प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई 2 मुद्रा एवं बैंकिंग अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग, इसमें जो प्रश्न है आपके 4 प्रश्न आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघु, एक लघुत्रात्मक, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा और ये 8 नंबर का पाठ है और वेरी इजी और पाठ है, ये सरल है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मुद्रा के क्या कार्य हैं, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, और बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख का सृजन, साख का मतलब ऋण, ये आपके इस पर क्रेडिट, ये इस प्रकार इसका निर्माण कैसे होता है। एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा के अपन ये देखेंगे, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन और साख सृजन की क्या लिमिटेशंस है, सीमाएं क्या है, और मनी मल्टीप्लियर मुद्रा गुणक पढ़ेंगे और मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के जो नीतिगत टूल्स है, उपकरण है, ये पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा का अर्थ, कार्य, महत्व, मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस। जिस प्रकार यंत्र कला में एक पहिए का, विज्ञान में अग्नि का, राजनीति शास्त्र में वोट का आविष्कार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में कौन सा आविष्कार महत्वपूर्ण है, तो आपका आएगा मुद्रा। मुद्रा का आविष्कार है, मुद्रा वो है जिसके चारों ओर, मुद्रा वो धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र घूमता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, वस्तु के बदले वस्तु खरीदने बेचने की इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी वस्तु के बदले वस्तु खरीदने बेचने की जो व्यवस्था होती है, जो प्रणाली होती है, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तु अथवा सेवा का लेन देन किया जाता था। ये पुरानी बात है, बार्टर सिस्टम, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। अनाज के बदले वस्त्र, वस्त्र के बदले दूध, दूध के बदले अनाज अथवा पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय इस प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसे समझ एवं विश्वास पर आधारित थी, आपसे समझ एवं विश्वास पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 4 कठिनाइयां बताइए, या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसके दोषों का वर्णन कीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई देखिए, दोहरे संयोग का अभाव, यानी कॉम्बिनेशन मुश्किल है। जिसको जैसे भैंस बेचनी है और ऊंट खरीदना है, तो इस प्रकार का भैंस बेचने वाला, खरीदने वाला मिले, ऊंट बेचना, संभव, ये संयोग का कठिनाई रहती है। वस्तु के मूल्य मापने की कठिनाई, फिर ये देखा जाता है कि ये भैंस कितने की है, ये ऊंट कितने का है, इसके बदले कितनी भैंसें आ सकती है, कितने ऊंट आ सकते हैं, इस प्रकार मापने में भावी बचत संभव नहीं है। जैसे अपन किसी के पास पैसे है, वो अपनी भैंस में या अनाज में, गेहूं में इस प्रकार इकट्ठा करे तो वो तो खराब हो जाता है थोड़े दिनों बाद। अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई आती है। जैसे एक ट्रैक्टर में मान लीजिए 5 भैंसें आ सकती है, तो इसका मतलब है आधे ट्रैक्टर में 2.5 भैंसें, तो नहीं तो 2.5 भैंसें होती है, नहीं आधा ट्रैक्टर होता है। इस प्रकार वस्तु विनिमय में कठिनाई होती है अविभाज्य वस्तु के। और उधार के लेखे में कठिनाई, इसमें उधार का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयां, दोहरे संयोग की कठिनाई। वस्तु बाजार में वस्तु विनिमय तब भी संभव हो सकता है जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने हेतु तत्पर हो। ऐसा संयोग सदैव मिलना कठिन है। यदि एक किसान को अपने अतिरिक्त गेहूं के बदले चीनी खरीदनी हो, तो उसे ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा जिसके पास अतिरिक्त वस्तु विनिमय हेतु उपलब्ध हो। ऐसा संयोग आसानी से मिलना संभव नहीं होता। दूसरी बात आती है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु विनिमय हेतु अतिरिक्त वस्तु का मूल्य मापना कठिन कार्य। कहना मतलब वस्तु विनिमय अतिरिक्त वस्तु के कर, एक आदमी के एक परिवार है या एक व्यक्ति है, उसके पास मान लीजिए 10 क्विंटल बाजरी का उत्पादन हुआ है, और अगर उसके 8 क्विंटल तो सालाना उसका खर्च है, उपभोग है, तो वो 2 क्विंटल ही वस्तु विनिमय करेगा। कहने का मतलब है, तो आपके जो अतिरिक्त वस्तु का मूल्य मापना कठिन कार्य है। लेन देन अथवा विनिमय करने वाले दोनों व्यक्ति आपसे समझ एवं उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का विनिमय करते थे। वास्तव में प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का नए सिरे से मोल भाव करना अत्यंत कठिन कार्य था। कहने का मतलब है मूल्य मापन। एक आदमी कहता है कि मुझे तो गेहूं बेचना है, बदले में चावल खरीदना है। गेहूं वाला कहता है कि मेरे 1 क्विंटल गेहूं में 80 किलो चावल आता है,
चावड़वा तो कहता है कि नहीं, मेरे 80 किलो चावल में 1.5 कुंटल गेहूं आता। तो इस प्रकार मापने में कोई मोल भाव का ये मामला कठिन था। भावी बचत संबंधी इस व्यवस्था में ऐसी वस्तु का भी लेन देन होता था जिसका दीर्घकाल तक संचय करना कठिन होता था। विशेष तौर पर दूध, फल, सब्जियां आदि खाद्य पदार्थ भावी समय के लिए बचाकर नहीं रखे जा सकते। अतः इस प्रणाली में अतिरिक्त उत्पादन की भावी बचत संभव नहीं थी। अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राय वस्तु विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए एक भैंस का विनिमय 4 बोरी गेहूं है, तो ऐसी स्थिति में किसान की जरूरत 1 बोरी गेहूं है, तो वह अपनी भैंस जो कि अविभाज्य को 1 बोरी गेहूं से विनिमय नहीं कर सकेगा। उधार के लेखे में कठिनाई। वस्तु विनिमय में सौदे तात्कालिक ही संभव हो पाते थे। यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता था तो उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत कितनी होगी ये पता लगाना कठिन कार्य था। मौद्रिक प्रणाली। मुद्रा विनिमय का उद्भव क्यों हुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। मुद्रा प्रणाली का उद्भव वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण हुआ। वस्तु विनिमय की कठिनाइयां होने के कारण मुद्रा प्रणाली का उद्भव हुआ। क्या कठिनाई थी? दोहरे संयोग की कठिनाई, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु के मूल्य मापने की कठिनाई, भावी बचत संभव नहीं, अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई और उधार के लेखे में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त कठिनाइयों के कारण कालांतर में इस व्यवस्था का लोप हो गया और मुद्रा का प्रादुर्भाव विनिमय के माध्यम से हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली में आपको कौन सी प्रणाली अच्छी लगती है और क्यों? हमें तो मुद्रा प्रणाली अच्छी लगेगी क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में कमियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसके सीमाएं, दोहरे संयोग का अभाव है, वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई है, भावी बचत संभव नहीं है, अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई है, उधार के लेखे में कठिनाई है। तो इस कारण इस कठिनाइयों के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली का लोप हो गया और मुद्रा का प्रादुर्भाव हो गया और हमें इस कठिनाइयों के कारण मौद्रिक विनिमय प्रणाली अच्छी लगती है। मोहर से आपका क्या तात्पर्य? राजा महाराजा अपनी मोहर, राज के चिन्ह जिस धातु या वस्तु पर टंकित कर देते थे वे राज की मुद्रा का रूप धारण कर लेती थी। यह मोहर याद रखिए आप। मुद्रा का क्या अर्थ है? मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। इस मनी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा देवी जुन्नो, गोडेज जुन्नो का दूसरा नाम है। देखिए रोम की देवी जुन्नो है ये जो मोनेटा शब्द है। देवी जुन्नो का दूसरा नाम क्या था? मोनेटा। देवी जुन्नो का दूसरा नाम था मोनेटा। प्राचीन रोम में देवी जुन्नो को किस नाम से संबोधित किया जाता था? प्राचीन रोम में देवी जुन्नो को स्वर्ग की रानी कहकर के संबोधित किया जाता था। उनका विचार था कि देवी जुन्नो स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी है। ठीक उसी प्रकार देवी जुन्नो के मंदिर में बनाई गई मुद्रा सिक्का भी स्वर्गीय सुखों को देने वाली है। देखिए देवी जुन्नो के मंदिर में मुद्रा बनती थी, ये भी स्वर्गीय सुखों को देने वाली है। मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? ये हार्टले विदर्स ने दी थी। मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। ये परिभाषा किसने? ये नेप ने दी थी, यानी वैधानिकता की बात कहती है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, मुद्रा हो जाती है, ये मुद्रा की वैधानिक की परिभाषा है। बहुत अच्छी बात कही नेप ने। कोई भी वस्तु जो मुद्रा राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर मुद्रा कही जाती है। मुद्रा में वे सब वस्तु सम्मिलित की जाती है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान में बिना संदेह या बिना जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा वे के भुगतान के साधन के रूप में सामान्य स्वीकार की जाती है। ये परिभाषा मार्शल ने दी थी। सर्व सामान्यता यानी इसमें सर्व स्वीकार्य गुण होना चाहिए। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह या बिना जांच पड़ताल के वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने तथा वे के भुगतान के साधन के रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती है। यानी सामान्य स्वीकृति जरूरी है। मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यह परिभाषा किसने दी? सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी उसको मानने वाले सामान्य जनता की स्वीकृति जरूरी है। जैसे अपन देखते हैं अभी सिक्के या ऐसी कोई मुद्रा हो जाती है जिसको अगर स्वीकृति जनता थोड़ा आनेकानी करती है तो अच्छी बात नहीं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्य विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? किल्ले के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें सामान्यतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार
एवं प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के दो प्रमुख गुण कौन से होने चाहिए? मुद्रा के दो महत्वपूर्ण मान हो सकते हैं, पहला सामान्य स्वीकृति और दूसरा वैधानिकता। यह है। मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा: मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान और संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती है। ये विस्तृत परिभाषा है। स्थगित भुगतानों का मान मतलब था अपन उसको उधार वाला मामला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित किए जाने वाले मापों को बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रदर्शित करता है। M1 = C + DD + OD। M1 M2 होता है। M1 में डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा जोड़ दीजिए तो M2 हो जाता है। M3 होता था M1 में व्यवसायिक बैंकों की जो निवल आवधिक जमा है, FDs है, उसको जोड़ दीजिए तो M3 हो जाता है। और M4 हो जाता है। M3 में डाकघरों की बचत संस्थाओं कुल जमा जोड़ दीजिए तो वो आपके M4 हो जाता है। अब C का मतलब होता है लोगों के पास रखी करेंसी, नोट्स, सिक्के। और DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, व्यापारिक और सहकारी बैंकों के पास। OD का मतलब बैंक होता है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। और M1 में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? सूत्र तो M1 बता दिया, C + DD + OD। M2 में M1 + डाकघर + बचत बैंकों की जमाएं। M3 में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? M1 + व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। और M4 में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? M4 + M3 + M4 = M3 + डाक बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ें, लिखें। ये सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला ये मतलब सरल पाठ है ये। और कमेंट जरूर दर्ज करें। और इस जो अपना चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और विद्यार्थियों के ये जो उपयोगी साबित हो इसमें आप भी सहयोग करें।